हेलो डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चीनी साम्यवादी दल का उदय। और ये चैप्टर है हमारा आधुनिकीकरण के रास्ते यानी कि पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। यानी चीनी का मतलब चीन में साम्यवादी दल का उदय कैसे होता है। आप जानते हैं कि रूस जो दुनिया का एक विशाल देश है और जिसको पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, रूस में ही 1917 में एक महान क्रांति हुई थी जिसको कहते हैं हम समाजवादी क्रांति कह सकते हैं या कम्युनिस्ट क्रांति कह सकते हैं। तो रूस ने दुनिया का पहला समाजवादी देश या समाजवादी राष्ट्र या समाजवादी राज्य बनाया। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता था और रूस जो है अपने आप में समाजवादी विचारधारा को मानने वाला देश था। तो बस रूस का प्रभाव यहाँ पर चीन पे पड़ने वाला है। इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो चीनी साम्यवादी दल का उदय, आइए शुरू करते हैं। बच्चों, चीन में एक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आज चलता है, उसी का पूरा यह इतिहास है। 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कुओमिंतांग पार्टी पीछे हट गई। आप जानते हैं कि चीन जो इतना बड़ा देश है, चीन में जो है 1911 में गणतंत्र की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना सन यात सेन ने की थी। और चीन के जो सन यात सेन की जिनकी मृत्यु हो गई बाद में, उनकी पार्टी का नाम था कुओमिंतांग। क्या नाम था? कुओमिंतांग। कुओमिंतांग नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी भी इसको कहा जाता है। ये चीन की मुख्य एक पार्टी थी और यही सरकार चला रही थी 1937 में भी। तो 1937 में जब जापान ने, जो कि एक साम्राज्यवादी देश बन चुका था, बहुत विकसित हो चुका था, चीन उसकी तुलना में इतना विकसित नहीं था, तो जब जापान ने चीन पर हमला कर दिया 1937 में, तो कुओमिंतांग पार्टी जो चीन में शासन चला रही थी, कर रही थी, वह पीछे हट गई। वह संघर्ष करने की स्थिति में थी नहीं। और इस दौरान जब युद्ध चल रहा था जापान के साथ, कुओमिंतांग पार्टी का और चीन की सेना का, तो चीन जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। चीन की शक्ति कमज़ोर हो गई, चीन युद्ध कर नहीं पा रहा था, चीन के पास इतने संसाधन भी नहीं थे। ये कहानी चल रही है, भूमिका बांधी जा रही है कि चीन में कौन सी पार्टी आने वाली है। 1945 और 1949 के दौरान चीन में जो अनाज की कीमतें थी वो लगभग 30% महीने की रफ्तार से बढ़ रही थी। यानी चीन में जो खाने का दाम था, यानी महंगाई थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। असंतोष बहुत ज़्यादा चल रहा था। ठीक है, आम आदमी की ज़िंदगी चीन में बर्बाद हो चुकी थी। ये बात कर रहा हूँ मैं 1949 तक की। चीन में आम आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, परेशान हो चुका है वो। क्यों? चीन को जापान के हमले का डर सहना पड़ रहा है। एक ज़माने में यूरोप के लोगों ने बहुत ज़्यादा लूटा है। ये बहुत परेशान है और अपनी सरकार से भी उनको कुछ उम्मीदें नहीं हैं। ग्रामीण चीन में दो संकट थे। यानी चीन का जो ग्रामीण इलाका था, जो रूरल एरिया था, ग्रामीण एरिया था, वहाँ दो संकट थे। एक तो पर्यावरण संबंधी संकट था और दूसरा सामाजिक संकट था। अब पर्यावरण संबंधी संकट क्या था चीन में? वो संकट ये था कि चीन में अधिकतर ज़मीन बंजर पड़ी हुई थी। ठीक है, जंगलों का विनाश हो रहा था, काटे जा रहे थे जंगल। बाढ़ चीन में बहुत ज़्यादा आती थी। ये पर्यावरण का चीन में पंगा चल रहा था। तो खेती कैसे होती जब ज़मीन बंजर है, जंगलों का नाश हो गया है और बाढ़ आती जा रही है, तो बड़ी समस्या थी। आज भी चीन में बाढ़ आती है। सामाजिक समस्या चीन में ये थी कि चीन में एक विनाशकारी ज़मीन प्रथा थी। विनाशकारी ज़मीन प्रथा का मतलब कि ज़मीन मुख्य रूप से बड़े बड़े सामंतों के कब्ज़े में हुआ करती थी। अच्छा, ऋण मतलब कर लेकर ऋण, गांव-गांव में वो लोग बैठे हुए थे जो लोगों को लोन देते, ऋण देते थे और ब्याज ज़्यादा वसूला करते थे। ये भी किसान परेशान था। आदिम प्रौद्योगिकी मतलब पुराने ज़माने की कृषि तकनीक का प्रयोग गाँव में किया जा रहा था। पुराने ज़माने की कृषि तकनीक, हल बैल, इस तरह से। तो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी। बोला उत्पादकता खेती की कैसे बढ़ती, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। निम्न संचार के साधन, यानी संचार के साधन निम्न स्तरीय थे। कम से कम भारत में तो 1949 तक अंग्रेजों का शासन था, तो रेलवे लाइन आ गई, टेलीग्राफ आ गया। लेकिन चीन की स्थिति ये थी कि वहाँ तो विदेशी शक्तियाँ चली गई थी और चीन को खुद ही अपने आप को विकसित करना था, लेकिन इतना विकसित नहीं हो पाया था। तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी डेवलप नहीं था। तो कुल मिलाकर के चीन में परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। 1937 से लेकर 1949 तक चीन की हालत बहुत बुरी थी। आम आदमी की ज़िंदगी बर्बाद थी। अब आते हैं चीनी साम्यवादी दल के उदय के बारे में। अब आ रहे हैं मुख्य बिंदु पे। इन हालातों में चीन में क्या क्या हुआ। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी और रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला। ध्यान दीजिएगा, रूस जो दुनिया का आज एक विशाल देश है, मॉस्को इसकी राजधानी है और चीन यहाँ पर बहुत बड़ा देश है। तो रूस में एक समाजवादी क्रांति हुई और वहाँ पर साम्यवादी पार्टी ने रूस में अपनी सरकार की स्थापना की थी। तो रूस में जब साम्यवादी क्रांति हुई तो उस साम्यवादी पार्टी जो रूस की थी उसका प्रभाव चीन पे भी पड़ा। इसलिए चीन में भी 1921 में एक साम्यवादी पार्टी की
कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाती है। याद रखिएगा 1924 में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। तो रूसी क्रांति के बाद 1921 में चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी है जिसका ये मानना है कि समाज में क्रांति मजदूर लाएगा, श्रमिक लाएगा, जो मेहनत करता है, और उसी का शासन एक दिन समाज में होगा, और सत्ता जो होती है वो मजदूरों की होनी चाहिए, और जितने संसाधन दुनिया में वो सब मिल बांट के उनका प्रयोग होना चाहिए। तो रूस की जो सफलता थी पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ा। रूस के दुनिया भर के नेता रूस की साम्यवादी पार्टी की स्थापना से प्रभावित हुए थे। रूस के नेता जिनमें व्लादिमीर लेनिन और ट्रोट्स्की जो प्रमुख नेता थे, रूस का प्रमुख नेता लेनिन का आपने नाम सुना होगा, तो रूस का नेता लेनिन और ट्रोट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिनटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय थर्ड इंटरनेशनल का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म कर सके। तो यहाँ पर एक शब्द आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान से देखना, कॉमिनटर्न लिखा है और फिर लिखा है तृतीय इंटरनेशनल यानी थर्ड इंटरनेशनल। अब थर्ड इंटरनेशनल क्यों है, ये मैं थर्ड पे तो बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मार्च 1918 1917 में तो रूस में कम्युनिस्ट क्रांति हो गई, 1918 में उन्होंने बना दिया कॉमिनटर्न। कॉमिनटर्न क्या होता है? कॉमिनटर्न दो शब्दों से बना है। कॉमिनटर्न बना है कम्युनिस्ट से, तो कम्युनिस्ट तो एक वर्ड हो गया कॉमिन, और टर्न का मतलब जो है इंटरनेशनल का टर्न इन्होंने ले रखा है, तो इनको दोनों को मिलाकर के कॉमिनटर्न हो गया। तो कॉमिनटर्न क्या है? कॉमिनटर्न या थर्ड इंटरनेशनल जो है अपने आप में एक विश्व स्तरीय सरकार है जिसकी स्थापना करना चाह रहे थे लेनिन और ट्रोट्स्की। उनका यह कहना था कि यह विश्व स्तरीय सरकार दुनिया भर से शोषण को, एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म कर देगी। जहाँ जहाँ मजदूरों का शोषण होता है, गरीबों का शोषण होता है, किसी का भी शोषण होता है, शोषण को, एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म कर देंगे। यानी दुनिया भर के जितने गरीब पिछड़े हुए लोग हैं उनका शोषण खत्म करेगा कॉमिनटर्न थर्ड इंटरनेशनल या ये विश्व स्तरीय सरकार। ये सपना था ट्रोट्स्की का और लेनिन का, ठीक है। और यह कॉमिनटर्न जो था अपने आप में जो बना था ये, और सोवियत संघ, अब सोवियत संघ रूस का ही पुराना नाम सोवियत संघ है। जब रूस जो है बहुत विशाल देश था, उसके बहुत सारे जो है प्रभाव दुनिया में था। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ जब टूटा था तो 1990 में सोवियत संघ टूटा था, 15 देश अलग हुए थे, इससे आपको पता है ना। तो कॉमिनटर्न और सोवियत संघ दुनिया भर में चाहता था कि जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां दुनिया भर में किसी भी देश में बनती हैं उनका हम समर्थन करेंगे। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन भी किया, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन भी किया, किसने? यहाँ पर रूस ने, सोवियत संघ ने और कॉमिनटर्न ने। तो उनकी परंपरा, अब ध्यान दीजिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, ये नोट कर लेना यहाँ पर कि चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई, रूसी क्रांति के बाद हुई, और लेनिन और ट्रोट्स्की जैसे नेताओं ने कॉमिनटर्न की या तृतीय इंटरनेशनल यानी कि विश्व स्तरीय सरकार की स्थापना करने की सोची ताकि दुनिया से शोषण को खत्म किया जा सके। मुख्य मुद्दा क्या है? साम्यवादी पार्टियों की मुख्य सोच क्या थी? मार्क्सवादी सोच क्या थी? कार्ल मार्क्स का कहना था कि मजदूर इस दुनिया में क्रांति लाएंगे जब भी लाएंगे, ठीक है। और क्रांति, मजदूर कहाँ रहता है? फैक्ट्रियों में काम करता है, और फैक्ट्रियाँ कहाँ होती है? शहरों में होती है। यानी क्रांति जो है शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी, यह कार्ल मार्क्स का भी कहना था। कार्ल मार्क्स का कहना था कि पूंजीवाद में जो है मजदूर मेहनत करता है, फैक्ट्रियों में मेहनत करता है, उद्योगों में मेहनत करता है, और एक दिन वही मजदूर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा, क्रांति लाएगा। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। तो कार्ल मार्क्स की जो सोच थी वही साम्यवाद का आधार बनती है, ठीक है। साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? क्रांति कहाँ आएगी? शहरी इलाकों में मजदूर वर्ग के जरिए आएगी। ये किसका कहना था? ये कहना था मार्क्सवाद का। शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए और जल्द ही यह सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया और 1943 में इसे ख़त्म कर दिया गया। यानी कि हुआ क्या कि 1943 में जाके थर्ड इंटरनेशनल या कॉमिनटर्न को ख़त्म कर दिया गया। देखिए, रूस इतना बड़ा देश है, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया भर को ये कहती है कि कॉमिनटर्न बनेगा, कॉमिनटर्न दुनिया भर के शोषण को ख़त्म कर देगा। लेकिन सोवियत संघ जो ये देश है तो देश ही, तो ये अपने हितों के लिए, अपने हितों के लिए दुनिया भर के कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन दरअसल ये दुनिया भर की सरकारों, देशों पर अपना प्रभाव डालना चाह रहा था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ की सोच जैसी भी हो, लेकिन सोवियत संघ जो है मतलबी हो गया, स्वार्थी हो गया, और वह कॉमिनटर्न पर अपना प्रभाव डालने लग गया। इसलिए 1943 में कॉमिनटर्न को, थर्ड इंटरनेशनल को ख़त्म कर दिया गया। अब बात आती है यहाँ पर चीन के प्रमुख नेता माओ त्से तुंग, जो यहाँ पर उभर कर सामने आते हैं। जैसा एनसीईआरटी के टॉपिक में उसी अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, खुद कोई नोट्स आपको नहीं बता रहा हूँ।
चीन में माओ त्से तुंग, जिसको कभी कभी ये कहा जाता है माओ जेडोंग कहा जाता है, और जिन्होंने चीन जिस रूप में हम चीन को देख पाते हैं वो इन्हीं का दिया हुआ है। चीन में माओ त्से तुंग, जिनका जन्म 1893 में हुआ, मृत्यु 1976 में हुई। माओ त्से तुंग चीन की CCP यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और उन्होंने क्या किया, क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित किया और एक अलग रास्ता चुना। यानी माओ त्से तुंग का यह कहना था कि चीन में इतनी बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग नहीं है। मार्क्सवादी सोच को वो मान रहे हैं, कम्युनिस्ट सोच को वो मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मजदूर वर्ग तो चीन में बड़े पैमाने में है ही नहीं। जब मजदूर वर्ग ही चीन में बड़े पैमाने पर नहीं रहता है तो क्रांति कैसे लाएगा। तो उन्होंने क्या किया, थ्योरी को इस तरह से कर दिया कि चीन में जो है बड़े पैमाने पर किसान हैं। किसका कहना था, माओ त्से तुंग का। तो किसान यहाँ पर चीन में क्रांति लाएंगे, ऐसा मानना था किसका, यहाँ पर माओ त्से तुंग का। इसलिए माओ त्से तुंग ने बाद में नेतृत्व किया चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, और बाद में वह खुद ही एक शक्तिशाली राजनीतिक हस्ती खुद माओ त्से तुंग बन गए और उनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी भी बन गई। और आखिरकार 1949 में जब चीन में गृह युद्ध होता है कुओमिंतांग पार्टी और कम्युनिस्ट में, तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी कुओमिंतांग पार्टी, जो कि राष्ट्रीय पार्टी थी, चीन की वास्तविक सरकार थी, उसको हरा देते हैं और चीन पे माओ त्से तुंग अपनी सत्ता को स्थापित कर लेते हैं और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाती है, जो आज तक एग्जिस्ट कर रही है। तो दोबारा से इस यहाँ पैराग्राफ जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं इतना जो वीडियो हमने देखा है, मैं दोबारा से आपको बता दूँ प्रश्न क्या आएगा कि चीनी साम्यवादी दल का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, और चीनी साम्यवादी दल के उदय में माओ त्से तुंग ने किस प्रकार से उसको शक्तिशाली बनाया। तो चीनी साम्यवादी दल का उदय के पीछे कारण तो देखो बहुत सारे हैं कि चीन में जो है रूस की साम्यवादी पार्टी की जब वहाँ सरकार बनती है तो उसका प्रभाव पड़ा, और 1921 में साम्यवादी पार्टी की चीन में स्थापना होती है। चीन में माओ त्से तुंग साम्यवादी पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं और वो किसानों पर जो है आधारित करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को, कि चीन में इतना बड़ा मजदूर वर्ग उद्योगों में काम करता नहीं था लेकिन किसान था। अब आगे चलते हैं, माओ त्से तुंग ने क्या किया। अब माओ त्से तुंग वाला टॉपिक हम कल अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तक आज का वीडियो इतना ही है, आज का टॉपिक इतना ही है। कल हम पूरा वीडियो देखेंगे माओ त्से तुंग और माओ त्से तुंग के कार्यों के बारे में। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।